ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बार केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को घायल किया गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। हाल ही में बैठी शिंदे और फडणवीस सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर विश्वास जताया जा रहा है कि क्या यह सरकार के कार्यकाल में भी क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन और उस पक्ष में न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि ओबीसी के भी ऐसे कई नेता हैं जो इस आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। क्या आरक्षण को लेकर और जनता के जाति को लेकर ही यह राजनीति खेली जा रही है? इस सरकार से बहुत उम्मीद है, ऐसी आशा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के चेयरमैन बबनराव तायवाडे ने अपने प्रतिक्रिया में कही। आइए आज ओबीसी आरक्षण पर एक खास चर्चा जिसमें हमारे प्रतिनिधि ने उठाए कई सवाल। देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर इस विशेष चर्चा में। सर, आप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के चेयरमैन हैं। अगर हम ओबीसी मुद्दे की बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दा है, हमेशा चलता रहा है, क्या आपको लगता है ओबीसी समाज के साथ कभी न्याय हो पाएगा? नहीं, ये देखिए, ऐसा होता है कि किसी समाज को अपने हक मांगना है, अपना न्याय मांगना है, अपनी सुविधाएं मांगना है, तो उसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पिछले 7 सालों से हमेशा संघर्ष करते आ रहा है। और संघर्ष करने की वजह से मुझे बताते हुए थोड़ा आनंद होता है, पूरा आनंद नहीं होता, कि अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोगों ने 22 GR निकाल लिए हैं। तो अभी आगे वाले जो है संघर्ष में जीवन में राज्य सरकार से हम लोगों को 34 मांगे पूरी कर लेना है और केंद्र सरकार से हमें 22 मांगे पूरी कर लेना है। और हम लोग सतत संघर्ष करते रहते हैं। अभी ज्वलंत मुद्दा महाराष्ट्र में जो है वो है हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, कि राजकीय आरक्षण। 4 मार्च 2021 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजल्ट दिया, तब से हम लोग कंटिन्यू झगड़ रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, सभी कुछ कर रहे हैं। अभी पहले कमीशन पाया भी उसका मेंबर था राज्य मागासवर्गीय आयोग का। मुझे लगा अच्छा काम नहीं हो रहा, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और हम झगड़ते रहे। राज्य सरकार को आखिर में भाटिया कमीशन बिठाना पड़ा, उसमें कुछ चर्चाएं चली, आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। भी 11 तारीख के पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। और हमारे संघर्ष के साथ उस वक्त विरोधी पक्ष में जो थे वो सारे लोग हमारे साथ थे। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे साथ थे, बावनकुळे साहब हमारे साथ थे, पूरा बीजेपी मोर्चा था, बाकी के लोग भी थे। और हम सारा लोगों की एक ही डिमांड थी कि जब तक के महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिसाइड नहीं होता, तब तक के स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव नहीं होने चाहिए। आज अभी नई सरकार आ गई, शिंदे फडणवीस साहब की सरकार आ गई। अच्छी बात है कि उन्होंने पहली मीटिंग में ओबीसी के सवाल पे मीटिंग ली और कल उन्होंने नागपुर में जब पत्रकार परिषद दिया तब भी उन्होंने कहा कि हम ओबीसी का आरक्षण दिला के रहेंगे। ऐसा है कि भाटिया कमीशन का काम हो चुका है। अब इसका जो रिपोर्ट बनेगा, और अभी तो हमारे लिए अच्छा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, और अभी इधर इनकी सरकार आने से वो रिपोर्ट के अधिकारियों के साथ चर्चा करके ये करके एक अच्छी रिपोर्ट ये भाटिया सरकार बनाएगी। और अब ये अपना सारा पॉलिटिकल पावर यूज करके, बाकी के इनके जो रिलेशंस है वो यूज करके आने वाले सुप्रीम कोर्ट के सुनावनी में महाराष्ट्र राज्य को राजकीय आरक्षण मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, जैसे कि आप ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं, महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण देश भर में ओबीसी समाज ये बहुमूल्य में है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो काफी राजनीतिक, अगर महाराष्ट्र की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं भी करते, सिर्फ महाराष्ट्र की भी बात करें तो भी अगर राजनेता देखें तो सबसे ज्यादा राजनेता ओबीसी समाज से ही निकले हैं। उसके बावजूद भी ओबीसी समाज का ये आरोप रहा है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। क्या आपको लगता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही लोगों की नहीं है? आपने सही कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही लोग और राजनीतिक लोगों की नहीं है।
पहला मुद्दा तो यहाँ पर यह है कि 2016 के पहले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट की, उसके पहले राजनीतिक नेता में या राजनीति में जो ओबीसी नेता थे, मैं ओबीसी नेताओं की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जान दीजिए, जो ओबीसी नेता थे वही खुद को ओबीसी नहीं समझते। अब समाज के लोग अगर खुद ओबीसी को नहीं समझेंगे तो ओबीसी समाज को कौन सी सवलतें मिलनी चाहिए ये वो ना खुद समझे ना समाज को समाज के दिए। जब हमने ये आंदोलन चालू किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझने लगे, हाउस में बोलने लगे, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और ऐसा करते करते आज पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि हर हाउस में लोग ओबीसी के प्रश्न के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा होने लगी है। और चर्चा होने से उस पे वो जल्दी से जल्दी सुलझी जाएंगी ऐसी मुझे उम्मीद है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी बिहार राज्य ने, जो हमारी सारे ओबीसी समाज की प्रमुख मांग है कि ओबीसी समाज की देश में जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, ये अभी भी, और उसके ऊपर बाद में सारे राज्यों ने, राज्य के मुख्यमंत्री और पूरी ये अपने अपने विधानमंडल में उसका रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को कहा कि नहीं, ओबीसी की जात न्याय जनगणना होना चाहिए। उठाव छोटा उठाव नहीं है, बहुत बड़ा उठाव। और उसके आगे जाके भी मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, विरोधी पक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, इनका पूरे ओबीसी समाज की ओर से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने राज्य में ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना की जाएगी ऐसा निर्णय लिया। उसके लिए 500 करोड़ रुपए की तरतूद की। अभी यही लोग अदर राज्य में आएगा धीरे धीरे। बिहार करता, अभी वैसे सोशल मीडिया में चालू हो गया है कि बिहार राज्य कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं, महाराष्ट्र करता तो उड़ीसा क्यों नहीं, उड़ीसा करता तो तेलंगाना क्यों नहीं। जब पूरे समाज से मांग उठ रही है तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ेगा। और जब हर राज्य का मुख्यमंत्री यह निर्णय लेगा तो मुझे खातरी है कि केंद्र सरकार को भी ओबीसी की जात न्याय जनगणना करनी पड़ेगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम बहुमूल में देखें, ओबीसी समाज रहने के बावजूद वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं है? क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है जिस वजह से ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज रहने के बावजूद भी वो खुद के न्याय के लिए नहीं लड़ते? और इसके अंदर राजनेताओं का भी योगदान उतना है। उन्हें लगता है कि अगर ओबीसी समाज जागरूक होता है, सबसे ज्यादा लीडर्स उनके हो गए, क्या इससे किसी पर्टिकुलर समाज या किसी पर्टिकुलर गुट को नुकसान हो सकता है? इसीलिए हमेशा ओबीसी को पीछे रखा जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। ये देखिए, इसका एक इतिहास है, पहले हमें हमारा इतिहास समझ लेना पड़ेगा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान इस देश को दिया तो उस संविधान में 3 कलमे दी, कलम 340, कलम 341 और कलम 342। 340 ओबीसी समुदाय के लिए था, 341 शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए था, 342 शेड्यूल ट्राइब का। ये तीनों समुदाय को स्वतंत्रता के बाद आज जो जो सुविधाएं एसटी और एसटी को मिल रही है वो सारी सुविधाएं ओबीसी को भी मिलनी चाहिए थी या देनी चाहिए थी, अपेक्षित था। लेकिन ओबीसी समुदाय को 1952 में ये सुविधा इसलिए नहीं शुरू की गई, ये कहा गया कि इनके जातियों की लिस्ट तैयार नहीं है। और वो जातियों की लिस्ट बनाने के लिए झगड़ना पड़ा। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में उसका रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ, आज वो रिपोर्ट पटल संविधान में है कि ये लोग 52% है पूरे देश में। ये भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सब दृष्टि से बैकवर्ड है। और बैकवर्ड होने की वजह से इनको, इन शॉर्ट में मैं बोलूं आपको कि जो एससी एसटी को सुविधाएं दी जा रही है वो सारी इनको मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों की इच्छा नहीं थी, जिस कारण वो रिपोर्ट 25 साल तक वैसी पड़ा। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में। उन्होंने पहले कहा था कि हम काका कालेलकर लागू करेंगे, बाद में ये कहा गया कि नहीं, वो भी पुराना हो गया,
अपन नया आयोग बनाते और मंडल साहब के अध्यक्षता में बीपी मंडल के अध्यक्ष नया आयोग बना, उसका भी रिपोर्ट 80 में आया। 80 में सेम था कि ये लोग, इनके पूरे देश में 3742 जातियां हैं, इनकी पॉपुलेशन 52% के ऊपर है और इनको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो SC और ST को मिलती है। वो भी रिपोर्ट पॉलिटिकल लोगों की विल नहीं था, इच्छा नहीं थी, इसलिए 10 साल तक वैसा रहा। और उसके बाद 1989 में जब वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बने और राजा, जैसा हम बोलते शाहू महाराज को आरक्षण का जनक बोलते, वो महाराज थे और ये वीपी सिंह भी एक महाराज था। तो महाराज के सामने जब हमारे ओबीसी की लोग गए और कहा कि सर ये अभी काका कालेक्टर की रिपोर्ट ओबीसी समाज के लिए आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी चाहिए, घोषणा की गई और माननीय काशीराम जी ने उस वक्त नारा दिया था कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उसको सब लोगों ने साथ दी और वीपी सिंह साहब मान गए और उन्होंने फिर 7 अगस्त 1990 को जो सिफारिशें थी उसमें सिर्फ 2 सिफारिशें लागू, पूरी सिफारिशें लागू नहीं हुई कि शिक्षा और नौकरी में आरक्षण। तो ये पूरे 1952 से 1990 और वो लागू होने के लिए भी फिर 2 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। तो 40 साल पॉलिटिकल लोगों की इच्छा नहीं होने से ओबीसी समाज को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई और 40 साल के बाद भी जो मिली वो सिर्फ 2 ही सुविधाएं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण। वो भी अभी हमें धीरे धीरे मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। इसी बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। ओबीसी समाज का यह आरोप है कि कास्ट सर्टिफिकेट बन भी जाए तो भी उन्हें वैलिडिटी में दिक्कत आती है। नहीं, ये देखिए वो वैलिडिटी में जो दिक्कत आती है वो इसलिए कि लोग अवेयर नहीं है, पूरी मालूमात नहीं कर लेते कि हमें कौन से कागज इकट्ठा करना है, क्या करना है। किसी अच्छे आदमी से वो समझ नहीं लेते हैं और इसलिए बोलते कि एक सीधा सीधा है कि 1967 के पहले का उनको प्रूफ चाहिए। वो एक तो अगर कहीं आपकी खेती है तो अभी भी सबके रिकॉर्ड में ऐसा है कि पुराने रिकॉर्ड में नाम और जात लिखी जाती थी, सरनेम नहीं लिखा जाता था। तो उनके जो भी ग्रैंडफादर होंगे, फादर होंगे, उनकी वो अगर बराबर है और ये कागज बराबर है तो वैलिडिटी में कोई तकलीफ नहीं जाती। लेकिन आपने जो फॉर्म भरना पड़ता है वो बरोबर भरना चाहिए, किसी अच्छे आदमी से जान लेके बरोबर प्रॉपर वे के। तो अभी सारे लोगों को वैलिडिटी मिल रही है, लेकिन उसके लिए कौन से कागज होने, इसका पढ़ाई ओबीसी समुदाय के लोगों ने कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पुराने डॉक्यूमेंट में अलग लिखा है, बाद में अलग लिखा है, तो उसको भी करेक्ट करने के तरीके हैं, लेकिन वो तरीके जान लेने चाहिए। अभी हमारे लोगों का कैसा नेचर हो गया है, मैं घर बैठे सब चाहिए। कंप्लाइंस जो करना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो कंप्लाइंस अगर सही में किया तो सबको मिलता है, हम मिला के दे। जहाँ लोगों को दिक्कतें आती है हम लोग उनको मदद करते हैं, ये कागज लेके आए, ये कागज लेके आए, वो तो बराबर लोगों को मिल जाती है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की लड़ाई चल ही रही है। ओबीसी जनता को आप क्या एक आह्वान करना चाहेंगे कि किस प्रकार की उनकी लड़ाई होनी चाहिए और किस प्रकार उन्हें आगे चल के उनके न्याय जरूर मिलेगा? नहीं, देखिए आपके माध्यम से सारे ओबीसी समाज को मैं एक ही निवेदन करूंगा कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए जो जो संगठनाएं काम करती है वो संगठनाओं को आप लोगों ने मजबूत बनाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कि अभी देखिए हम लोग जैसा हर साल 7 अगस्त को हमारा ओबीसी समुदाय का एक महाधिवेशन देते हैं, तो अभी इस साल हमारा 7वां महाधिवेशन दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में। तो ये तालकोटरा स्टेडियम में सारे देश से ओबीसी अगर अच्छे संख्या में वहां पे आए और मुंडिया दिखी वहां पे, तो केंद्र सरकार बोलेंगे ओबीसी जाग गया। नहीं तो हमारे सिर की संगठनाएं इतना बड़ा अधिवेशन लेंगे और वहां अगर लोगों का सहभाग नहीं मिला तो फिर सरकार बोलती है ये तो क्या नाटक है इनका लीडर के लिए। तो हम सारे ओबीसी समुदाय को ये निवेदन करते कि पहले अपने अधिकारों को जान लें। केंद्र सरकार हमें कौन सी सुविधाएं दे सकती है, राज्य सरकार हमें कौन सी सुविधाएं दे सकती है और क्यों नहीं दे रही है, और उसके लिए हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, मांगे बगैर मांगे इस देश में कुछ नहीं मिलता। जब तक कि हम मांगेंगे नहीं हमको कुछ मिला, और इसलिए हम कंटिन्यू केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ ना कुछ मांगते रहते और मांगते रहते, इसलिए हमको मिलते रहता। इसलिए आपके माध्यम से मैं ओबीसी समुदाय के लोगों को एक निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप 7 अगस्त 2022 को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आइए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए और अपनी शक्ति
ओबीसी की एकता, जब तक, क्योंकि कैसा है पूरे देश में 3742 जाति है। अब 3742 जातियों को इकट्ठा लाना करना, वो कोशिश में हम कर रहे हैं और अच्छा हमको सक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक हम ज्यादा से ज्यादा मुंडिया नहीं दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं आएंगे और अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आवाज अगर बुलंद हो गई तो बिल्कुल हमारी समस्या छूटनी है। लोगों को भी अपने हर एक पोलिटिकल पार्टी को राजनीति करना है। जहाँ देखेंगे इतना माहौल, इतने लोग जागरूक हो चुके तो पहले इनकी समस्या छूटा। हम जागरूक ही नहीं होंगे, हम लोक सहभाग से अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक हम अपने हक नहीं मांगेंगे तब तो मिलेगा कैसा। तो ये हक मांगने के लिए मेरी ओबीसी समुदाय से निवेदन है कि उन्होंने पहले समझ लीजिए कि आखिर में देश संविधान से चलता है, तो संविधान के अनुसार हमारे को कौन से अधिकार मिलने चाहिए और नहीं मिलने, कौन सी सुविधाएं केंद्र सरकार दे सकती है, जो केंद्र सरकार दे सकती है वो केंद्र सरकार से मांगो, जो राज्य सरकार दे सकती है वो राज्य सरकार से मांगो और अपने अधिकार मिलाओ। छीन लेना पड़ता है अधिकार, मांगना हक ऐसा मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है और छीनने के लिए मुंडिया दिखाना पड़ता है, लोग दिखाना पड़ता है। ये जब लोग ओबीसी के लोग इकट्ठा आएंगे और अपने हक के लिए झगड़ेंगे, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें हमारी मांगे पूरी करना ही पड़ेगा।